सुप्रभात मित्रों, आज फिर से मैं आपके वसंत भाग 2 की पहले पाठ की जो कविता है ध्वनि उसको लेकर के आया हूं, जो कि आपको कल इसका भावार्थ आपको समझाया गया था। तो आप अच्छी तरह से भावार्थ को समझ गए होंगे। तो आप अब चलिए इसका प्रश्न अभ्यास आपको समझा दिया जाए। तो पहला प्रश्न कविता से जो है वह है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। पहला प्रश्न आपका यही है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास है कि वह कमजोर नहीं है, उसके अंदर अभी जीवन जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा, ऊर्जा जो है यह कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए उसे यह विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। इस तरह से यानी इसमें कवि ने जो है इसलिए अपना अंत अभी नहीं माना, क्योंकि उनके अंदर जो जीवन जीने का कार्य करने के उनके लिए जो अभी उत्साह, प्रेरणा वह भरपूर है, कूट कूट कर उनके अंदर भरा हुआ है। इसलिए उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। दूसरा प्रश्न है, यानी फूलों को अनंत तक, जिसका कोई अंत न हो, उसकी सीमा तक, अंतिम सीमा तक जो है विकसित करने के लिए उसमें जो है कौन कौन सा प्रयास किया था। तो उसका उत्तर है दूसरे का, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि जो है सुप्त कलियों को जो है अपने कोमल स्पर्श से जागृत करता है। कोमल स्पर्श यानी जो अपने जो कोमल हाथों से द्वारा उसको जो है स्पर्श करके जो है जागृत करता है, यानी जगाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि कवि जो है पुष्पों की तंद्रा और आलस्य, उसके अंदर तंद्रालस्य जो है वह उसको दूर हटाने के लिए कौन कौन सा या क्या क्या प्रयास करता है। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उनको स्पर्श करता है, हाथ फेरता है और जो है उन्हें जगाना चाहता है। हाथ फेर करके उन्हें जो है जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त यानी एकदम फिट देखना चाहता है, प्राणवान, आभावान, और वह पुष्पित करना चाहता है, यानी उनको जो है एकदम हर तरह से जो है सुदृढ़ करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है उनके आलस्य को दूर हटाने के लिए, ताकि वह जब प्राणवान, आभावान व पुष्पित रहेंगे तो वह जो है उनके अंदर जो है एक उत्साह, उमंग आएगा और वह हमेशा जो है सकारात्मक सोच के साथ में रहेंगे। इसके बाद है अगला जो है कविता से आगे से है यह, इसमें पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। यानी जो वसंत ऋतु होती है उसको ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वसंत ऋतु में जो मौसम होता है बहुत ही सुहावन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। न तो उस मौसम में, न तो वसंत ऋतु का जो मौसम होता है न तो अधिक गर्मी पड़ती है न ही अधिक सर्दी पड़ती है। इसलिए जो है वसंत ऋतु को जो है ऋतुओं का ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न आपका है, वसंत ऋतु में आने वाले प्रमुख त्योहारों के नाम लिखिए। यानी वसंत ऋतु के समय जो मुख्य त्योहार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो वसंत ऋतु जो होती है, वसंत ऋतु में जो प्रमुख त्योहार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। प्रमुख त्योहार होली और वसंत पंचमी ही वसंत ऋतु के जो है प्रमुख त्योहार हैं। तो कविता के आगे से हम दूसरा प्रश्न आपको समझा दिए थे। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं।
तो यानी ऋतु परिवर्तन जो होता है, ऋतुएं जो बदलती हैं, उसके वजह से, उसके कारण से हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को हमें आप इस प्रश्न के द्वारा बताना है। जैसे ऋतु जो बदल जाती है तो हमारे खान पान पे प्रभाव पड़ता है, हमारे रहन सहन पे प्रभाव पड़ता है, हमारे वेशभूषा पे प्रभाव पड़ता है। यानी इस सब के आधार पे जो है इस कथन की पुष्टि की जा सकती है। जैसे यदि ऋतु परिवर्तन हो गया, गर्मी से ठंडी आ गई, तो खान पान में भी परिवर्तन हो जाएगा, कपड़े पहनने में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस आधार से हम इस कथन की पुष्टि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यानी जो आप कविता के आगे से सभी प्रश्न थे, इनका जो है हम आपको भली भांति समझा दिए। इसके बाद आता है आपका भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुनरावृत्त, अब बताइए पुनरावृत्त क्या होता है। पुनरावृत्त मतलब होता है एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आते हैं तो उसको हम पुनरावृत्त कहते हैं, यानी उसको दोहराना, दोबारा आना, किसी भी शब्द को बार बार आने को हम पुनरावृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों का जो है वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला उदाहरण है बातों बातों में, तो बातों बातों में से एक वाक्य बनाना है। वाक्य हमें ऐसा बनाना है जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे बातों बातों में हमने रास्ता पार कर लिया, यानी बात करते करते हम रास्ता पार कर लिया, तो यह एक सार्थक वाक्य है। इसी तरह से सभी उदाहरण जो हैं उनका एक एक जो है वाक्य प्रयोग करना। दूसरा है रह रह कर, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है, यानी आप इसमें कोई भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो यही है, आप इससे दूसरे वाक्य का भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे हम बता दिए, आप इन्हीं से दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं ताकि आपका अभ्यास और अच्छी तरह से हो जाएगा। अगला है लाल लाल। लाल लाल शब्द का प्रयोग करके जो है एक सार्थक वाक्य बनाना है। जैसे लाल लाल शब्द है तो हम इसको जैसे यह भी कह सकते हैं, बगीचे में लाल लाल फूल खिले हैं, या क्यारी में लाल लाल फूल खिले हैं। तो यानी जो हम वाक्य बनाएंगे वो उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अगला है सुबह सुबह। दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने के लिए मंदिर निकल जाती हैं। कहने का मतलब जो है सुबह सुबह शब्द का प्रयोग करके आप कोई भी जो है वाक्य का प्रयोग बना सकते हैं, वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरा भी बनाना चाह रहे हैं तो सुबह सुबह दादाजी टहलने के लिए रोड पर निकल जाते हैं। इस तरह से आप और भी वाक्यों का प्रयोग करके जो और भी वाक्य बना करके अपना अभ्यास और अच्छा कर सकते हैं। अगला है रातों रात। इसका वाक्य प्रयोग होगा, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया, यानी ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा से जो है वह रातों रात अमीर बन गया, यानी जो उनकी ईश्वर की कृपा होगी तो रातों रात ही वह अमीर बन गया। अगला है घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी मतलब होता है बार बार, घड़ी घड़ी का अर्थ होता है बार बार। तो घड़ी घड़ी शिक्षक सोहम को पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं, यानी घड़ी घड़ी मतलब बार बार, किसी को भी बार बार किसी एक ही बात के लिए कहना। तो इसमें वही है कि घड़ी घड़ी शिक्षक ने सोहम ले लो, राम ले लो, किसी का भी नाम लेकर के आप कह सकते हैं कि उसको जो है पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए जो है वह बार बार शिक्षक उसको टोकते रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विशेषण किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के नाम लिखिए। यानी विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, आपको विशेषण की परिभाषा और उनके भेदों के साथ जो है बताना है। तो पहले हम जान लेते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा, या जो शब्द, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, पीला वस्त्र, लाल वस्त्र, काली मिर्च। अर्थात देखिए जैसे पीला वस्त्र है तो इसमें वस्त्र जो है यह जो है वस्तु है, यानी यह संज्ञा हो गई। तो इस वस्तु की विशेषता किससे बताया जा रहा है, पीले से, यानी वह वस्त्र कैसा है, पीला है। तो पीला क्या है, यह जो है विशेषण है, वस्त्र जो है यह संज्ञा है। तो यानी इसको हम विशेष्य कहते हैं और इसको हम विशेषण कहते हैं, यानी वस्त्र आपका विशेष्य हो गया और पीला आपका जो है विशेषण हो गया। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं,
मुख्य रूप से सामान्य तौर पर विशेषण के 4 भेद होते हैं और इसमें कुछ ऐसे जैसे परिमाणवाचक और संख्यावाचक हैं तो इनके उपभेद भी होते हैं, तो कहीं कहीं 6 भेद भी लिखा होता है तो उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पे 4 ही भेद होते हैं, लेकिन कभी कहीं पर भी आपको 6 मिले तो वह भी सही है, क्योंकि जो परिमाणवाचक होता है और संख्यावाचक इनके उपभेद को उसमें जोड़ देते हैं। तो इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक मतलब किसी की गुण के बारे में, उसकी क्या विशेषता है, किसी व्यक्ति की जैसे विशेषता हमें करना है या किसी वस्तु की विशेषता करना है, वह गुण उसकी बताना है कि वह अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो जैसे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत यह सब आता है, जैसे अच्छा जूता, खराब जूता, अच्छा कपड़ा, खराब कपड़ा। तो यानी हम इस तरह से सुंदर लड़की, तो यह सब जो है यह क्या है, यह उसके गुण के द्वारा दर्शाया जा रहा, तो यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है जिसको मापा जाए, मापा और तौला जाए, वह जो है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके जो भेद होते हैं, एक तो संख्या क्या नाम है, निश्चित परिमाणवाचक होते हैं, दूसरे अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे हम 2 मीटर कपड़ा, यह 2 मीटर कपड़ा यह मापा जा रहा है, और एक होता है कि कुछ मीटर कपड़ा, यहाँ कपड़ा तो मापा जा रहा है मगर कुछ मीटर के बारे में बताया जाता है। तो यह जो कुछ मीटर जहां बताया जाएगा वह अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। 4 किलो आटा, यानी यहाँ पर आटा का जो है वजन निश्चित है, यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या होता है, किसी भी वस्तु की निश्चित संख्या होती है। जैसे 4 व्यक्ति वहां पर हैं, 4 आम हो गए, तो यहां पर निश्चित है। इसमें भी इसके भी उपभेद होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। निश्चय और अनिश्चय संख्यावाचक, निश्चय में उस संख्या जो है, जो वस्तु होती है उसका संख्या निर्धारित होती है। अनिश्चय संख्यावाचक में जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है किसी भी वस्तु की संख्या निर्धारित नहीं होती है। जैसे कुछ लोग वहां पर हैं, कुछ वस्तु हैं, कई पेन हैं, तो यहाँ पर यह अनिश्चय में आ जाएगा। लेकिन 4 पेन लिखा हुआ है तो यह निश्चय है कि नहीं, यहाँ 4 ही पेन है। तो इस तरह से संख्यावाचक के उपभेद भी होते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक जो होता है यह सर्वनाम में होता है। यदि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं, उन्हीं से ही जो है यह सार्वनामिक विशेषण है, जिसके द्वारा बताया जाए। जैसे वह अच्छा है, वह लड़का अच्छा है, तो इसमें वह उसकी विशेषता या वह के द्वारा बताया जा रहा है कि वह अच्छा है। दूसरा है यह उसकी पुस्तक है, यानी यह क्या है, यह उसकी पुस्तक है, तो पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि यह उसकी पुस्तक है। तो इस तरह से विशेषण और विशेषण के 4 भेदों के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन करके इसको समझ लेंगे और इस पाठ में यानी ध्वनि कविता में आपको भावार्थ से लेकर के प्रश्न अभ्यास से लेकर के भाषा की बात तक कहीं भी किसी जगह आपको कोई परेशानी हो रही है, जो समझ में ना आए, आप जो है व्हाट्सएप के जरिए जो है आप उसका निराकरण कर सकते हैं।